हेलो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एक छोटा सा बच्चा तेजस को एक चिट पकड़ाकर कहीं गायब हो गया। तेजस सोच रहा था कि अपना काम खत्म होने के बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं लोग। वो होटल के पीछे जाने वाले भाग में आके मिल वाली चिट पढ़ता है। उसके दिमाग में पहले वाले दिन की बात घूम गई। उस दिन भी यही लिखा हुआ उसे मिला था कि होटल के पीछे वाले भाग में आकर मुझसे मिल। उस दिन भी यही लिखा हुआ था। उस समय तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर आज देखता हूँ इसका मतलब क्या है। आखिर कौन है जो मुझे पीछे बुला रहा है। तेजस उसी रास्ते की ओर बढ़ चला जहाँ से निशा अंदर गई थी। उसने इधर उधर देखा पर वहाँ तो कोई नहीं था। निशा को तो मैंने यहाँ से निकलते नहीं देखा, तो आखिर वह गई तो गई कहाँ। होटल के पीछे पूरा जंगल था। यहाँ तो कहीं कुछ है ही नहीं, तो पीछे कौन बुला रहा है मुझे। कोई है यहाँ। उसकी आवाज़ वहाँ पे गूंजने लगी। थक कर तेजस वापस मुड़ने ही वाला था कि उसे एक बंद दरवाज़ा दिखा जिसमें ताला जड़ा हुआ था। दरवाजे के ऊपर से पेड़ों की लताएं गुजर रही थी। उस ताले को देखकर ऐसा लगा कि बहुत साल पुराना ताला हो और उसे बहुत सालों से खोला नहीं गया हो, क्योंकि ताले पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। तेजस आसपास कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगा। अचानक से उसके पीछे से एक आवाज़ गूंजी। पलट कर देखा तो वही काले कपड़ों में वो आदमी खड़ा था जो उसे पहले दिन मिला था। तेजस की तरफ देखकर वह मुस्कुराया और अपने पीछे आने को कहा। फिर वह आदमी उसी बंद दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ ताले की ओर बढ़े और ताला छूते ही खुल गया। तेजस की आंखें फटी की फटी रह गई। दरवाजे के चरमरा कर खुलने की आवाज़ को सुनकर ऐसा लगा कि सालों से यह बंद हो। फिर वह आदमी आगे आगे और पीछे पीछे तेजस। उस कमरे में चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे और एक अजीब सी गंध हवा में तैर रही थी। उस बदबू के कारण तेजस को उबकाई आने लगी, पर वह आदमी संयत होकर आगे बढ़ रहा था, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। तेजस, आप कौन हैं और मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? यहाँ पे अजीब सी गंध क्यों फैली है? यह कमरा लग रहा है सालों से बंद पड़ा था। तेजस सवाल पूछते जा रहा था और अपने ही सवालों में उलझ भी रहा था, पर उस आदमी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकले। तेजस को गुस्सा आ गया अपने प्रश्नों का जवाब नहीं मिलने से। उसने आगे बढ़कर उस आदमी के कंधे पे हाथ रखना चाहा, पर यह का उसके हाथ तो हवा में तैर गए। फिर उस आदमी की आवाज़ बिना पीछे देखे हुए गूंजी। बहुत जानने की जिज्ञासा थी ना तुम्हें कि इस होटल का राज क्या है? अब देखो आगे आगे होता क्या है। कहते हुए वह हवा में तैरने लगा। तेजस को काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई थी। पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। बस एक हल्की सी रोशनी पता नहीं किस सुराख से आ रही थी। यह सब देखकर वह वहीं लड़खड़ा कर गिर पड़ा और उसका हाथ किसी से टकराया। उठाकर देखा तो हड्डी थी। तेजस जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपने दोस्तों को बुलाने लगा। उसी हल्की रोशनी में उसने देखा कि ज़मीन पे चारों ओर हड्डियों का अंबार लगा हुआ है। फिर हवा में आवाज़ गूंजी, अब तुम लोग का भी यही हश्र होगा। यहाँ से तुम लोग अब जिंदा वापस नहीं जा सकते हो। मरने के बाद तुम लोग का भी यही घर बनेगा। कमरे में ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी। यह सब देखकर और सुनकर तेजस वहीं ज़मीन पे गिर पड़ा। फिर क्या हुआ उसके साथ कुछ पता नहीं। समीर अपने कमरे में पहुंचकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में घुस गया। जब बहुत देर हो गई और तेजस कमरे में नहीं आया तो उसे चिंता हुई। उसने अपने बाकी दोस्तों से भी फ़ोन करके पूछा, पर किसी को पता नहीं था कि तेजस कहाँ है। समीर कमरे से बाहर निकलकर तेजस को पुकारने लगा। अचानक उसे ध्यान आया कि तेजस तो नीचे हॉल में ही रुक गया था। हो ना हो किसी से पूछताछ करने में व्यस्त होगा। अजीब आदमी है, इसे तो डिस्कवरी चैनल पे होना चाहिए था। यहाँ सांस अटकी हुई है और साहब पता नहीं कहाँ है।
मैं भी कितना पागल हूँ, हड़बड़ी में ध्यान ही नहीं रहा कि फ़ोन कर लूँ। अरे रिंग तो जा रही है पर फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है तेजस। खोज भी रहा था और बड़बड़ किए भी जा रहा था समीर। आसपास देखा और रिंगटोन की आवाज़ में बढ़ता चला गया। तभी उसकी नज़र कॉरिडोर में ज़मीन पे लेटे तेजस पे पड़ी। सभी दोस्त भी नीचे आ गए थे। सबने आवाज़ दी पर तेजस नहीं उठा। फिर पानी के छींटे मारे गए, तब जाकर उसे होश आया। समीर, तेजस तुम यहाँ क्या कर रहे हो और बेहोश कैसे हो गए? तेजस, मैं यहाँ कैसे आया? और तभी कुछ देर पहले घटी घटना जहन में आई और वह तपाक से उठकर पीछे वाली गली में जाने लगा। सभी को उसके अजीब व्यवहार पे हैरानी हो रही थी। सबने देखा वहाँ एक बंद दरवाज़ा तो था पर ताला जड़ा हुआ था। तेजस इधर उधर पागलों की भांति कुछ खोज रहा था पर उसे कहीं कुछ नहीं मिला। किसी के पूछने का भी कोई असर नहीं हुआ उस पे। तब रवि ने उसे झकझोरा और चिल्लाते हुए बोला कि होश में आओ तेजस, तुम क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? तब तेजस ने अपने साथ घटी सारी घटना सुना दी। सभी को विश्वास तो नहीं हो रहा था पर तेजस की हालत देखकर सभी चुप रह गए। सब उसे सहारा देकर कमरे में ले गए। तेजस बहुत डरा हुआ था। रात से लेकर अभी तक जो भी घटना घटी उससे उसका मानसिक संतुलन हिल गया है, ऐसा सबको लगने लगा। समीर ने माहौल में थोड़ा शांत और हल्का किया तथा सबकी तरफ देखते हुए बोला कि इन सब बातों को किनारे करके घूमने के लिए निकलते हैं। यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ही ठीक रहेगा। आपस में प्लान कर लो कि आज कहाँ जाना है। 7 दिन के ट्रिप को यूँ जाया नहीं होने देंगे। तेजस भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। फिर सबका एकमत यह हुआ कि आधा दिन तो निकल गया है तो क्यों ना आसपास ही कहीं घूमने के लिए निकला जाए और यहाँ रहने वाले लोगों से भी होटल के बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे और स्थानीय जगहों पे घूमना भी हो जाएगा। तैयार होने के लिए जैसे ही सभी अपने अपने कमरों में जाने के लिए उठे, दरवाजे पे एक दस्तक हुई। इस समय कौन है? अभी तक तो किसी ने हमसे बात तक नहीं की है, तो फिर दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? समीर ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो देखा एक लंबा गठीला नौजवान अच्छे ड्रेसअप में खड़ा था। समीर के सवाल पूछती आंखों को देखते हुए उसने बोला कि मेरा नाम नील है, मैं निशा का हस्बैंड हूँ। उसने आप लोगों के बारे में मुझे बताया था, साथ में आपके साथ जो घटना घटी उसके बारे में भी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों को ही कंपनी दे दूँ। मानसी आगे बढ़कर निशा को खोजने लगी। उसे लगा कि निशा भी साथ होगी। नील बोला, निशा की तबीयत आज ठीक नहीं थी, मैं अकेला कहाँ घूमने जाता, तो उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। क्या मैं अंदर आकर बात कर सकता हूँ? समीर, अरे हाँ आइए। मैं भी दरवाजे पे ही खड़े होकर आपसे परिचय लेने लगा। फिर अपने दोस्तों का परिचय करवाया समीर ने। हम लोग 7 दिन के ट्रिप में यहाँ घूमने के लिए आए हैं, पर कुछ तो है यहाँ जो दिखाई तो नहीं देता पर महसूस ज़रूर हो रहा है। नील हंसते हुए बोला, क्या आप लोग भी आज के ज़माने के होकर भी ऐसी बातों पे भरोसा करते हैं? उसकी बातों को बीच में काटते हुए प्रिया ने उल्टा सवाल दागते हुए नील से कहा कि आपके गले में ये लंबा सा निशान कैसा है, मानो किसी ने आपका गला काटने की कोशिश की हो। प्रिया की बातों को सुनकर सभी का ध्यान नील के गले की तरफ चला गया। सचमुच ऐसा लग रहा था कि उसका गला काटा गया हो। नील छुपाते हुए बोला, अरे ये निशान तो गले की चेन से बन गए हैं, अब इसको भी अपने साथ घटने वाली घटनाओं से जोड़ मत लेना। कहते हुए रहस्यमय हंसी हंसने लगा वो। नील के गले के निशान के होने के कारण को सभी पचा नहीं पा रहे थे कि उसने द्विअर्थी बात करके हर एक को सोचने पे मजबूर कर दिया। नील, जो थोड़े से दिन बचे हैं आप लोगों के, उसे अच्छी तरह से जीना चाहिए। नील की इस बात से सभी चौंके। नील, अरे मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आए हो तो अपनी छुट्टी को एंजॉय करो। यूँ व्यर्थ की बातों से केवल मानसिक परेशानी ही होगी।
चलिए मैं आप लोगों को ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ जाने के बाद आप सबकी ज़िंदगी में नए मोड़ आ जाएंगे। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और हामी भर दी। उस समय सबने यही सोचा कि कुछ अलग होगा, मस्ती करने के लिए। तभी तो नील इतना उत्साहित हो रहा है, हमारा भी फन हो जाएगा। नील, मेरा 1-2 घंटे का काम है, बस मैं उसे फटाफट निपटाकर आप लोग के साथ चलता हूँ। इतना कहकर उसने अपने हाथ को जैसे ही हवा में लहराया, रवि ने देखा कि नील के हाथ में एक ब्रेसलेट था जिस पे ए का लोगो बना हुआ था। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों पति पत्नी का नाम तो एन से शुरू होता है, तो फिर यह ए का चक्कर क्या है। थोड़ी देर के बाद नील वहाँ से चला गया। दिन ढलने लगी थी पर अभी तक नील का कोई अता पता नहीं था। शाम के 6 बज गए पर नील अभी तक नहीं आया। सभी उसी के इंतज़ार में रह गए। प्रिया, आज का दिन ही ठीक नहीं है। तेजस के साथ उधर अजीबोगरीब घटना घटी और इधर किसी अनजान आदमी के इंतज़ार में हमारा समय यूं ही बर्बाद हो गया। क्या ज़रूरत थी उसके साथ जाने की, हामी भरने की। रवि, मुझे भी वह आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अचानक से कमरे में आना और बातें ऐसी करना मानो कितने सालों से वह हमें जानता था। एक चीज़ नोटिस की तुम सबने? सबने एक साथ बोला, अब क्या? रवि, देखा नहीं, उसके हाथ में जो ब्रेसलेट था उस पे ए का लोगो बना हुआ था। कैसे चिकनी चुपड़ी बातें करके हमारा विश्वास बना लिया खुद पे। दोनों पति पत्नी कभी साथ नहीं होते, पता नहीं हमें कहाँ लेकर जाएगा। विजय, हाँ सही कह रहे हो तुम। आज तेजस बिल्कुल शांत बैठा था, ना कोई प्रश्न और ना ही कोई खोज। समीर उन सब की बातें ध्यान से सुन रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि सभी को शक की बीमारी हो गई है। तभी दरवाजे पे एक जोरदार थाप पड़ी। खोला तो देखा नील हंसते हुए खड़ा था। समीर ने सभी की तरफ तिरछी नज़रों से देखा और नील को अंदर आने के लिए कहा। क्यों भाई, मेरे आते ही सब शांत क्यों हो गए? क्यों, मेरे ही बारे में बातें चल रही थी? सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। नील, अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था, इतना भी नहीं समझते। खैर चलो सबके सब, मेरे कारण ऐसे भी देर हो गई है। फिर सभी नीचे उतरने लगे। शाम हो गई थी। नील आगे आगे और सभी पीछे पीछे चल रहे थे। समीर, क्या हम लोग पैदल ही जाएंगे? नील, हाँ, होटल से ज़्यादा दूर नहीं है वो जगह, मुझे तुम सबको किसी से मिलवाना है। रवि, नील एक बात बताओ, क्या तुम्हें इस होटल में कुछ अजीब नहीं लगता है? मेरा मतलब है कि रात में लोग अचानक से गायब कहाँ हो जाते हैं। नील हंसते हुए, अरे यार, यहाँ का मौसम तो देखो, सभी अपने अपने कमरों में दुबक जाते होंगे। तुम लोग का भी यही हाल होने वाला है। जो भी यहाँ आता है फिर वापस जाने का नाम नहीं लेता। मेरा मतलब है यहाँ के मौसम, यहाँ की वादियाँ, सभी कुछ उसे इतना भा जाती हैं कि वह यहीं का होकर रह जाता है। विजय नील के द्विअर्थी बात को सुनकर कभी कभी सोचने पे मजबूर हो जाता। बातें करते करते सभी होटल से काफ़ी दूर निकल आए थे। स्थानीय लोग भी वहाँ कम ही नज़र आते। शाम के धुंधले में सभी के चेहरे अब धुंधले नज़र आने लगे। सभी पैदल ही चल रहे थे। तेजस बोला, नील अब हमें कितनी दूर जाना है? इस बात पे कोई जवाब नहीं मिला। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो नील? पर कोई जवाब नहीं। समीर ने मोबाइल की रोशनी में देखा कि उन 6 के अलावा तो कोई है ही नहीं वहाँ। ये नील हम लोग को छोड़कर कहाँ चला गया? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अंधेरे में कुछ पता तो नहीं चल रहा था कि वे लोग कहाँ हैं। अरे यह नील कहाँ चला गया? सभी उसे ही ढूंढने लगे। प्रिया, मुझे शुरू से ही उस पर भरोसा नहीं था। शाम तक इंतज़ार करवाया और फिर अंधेरे में पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हमें होटल वापस लौट जाना चाहिए। आसपास देखा तो झुरमुटों के बीच एक झीनी रोशनी आती दिखाई दी। सभी के पैर उधर ही मुड़ गए। पास जाकर देखा तो एक 2 मंजिला मकान खड़ा था। रोशनी वहीं से आ रही थी। वह मकान काफ़ी पुराना लग रहा था क्योंकि उसकी दीवारें कहीं कहीं उखड़ी हुई थी, पर मकान में ताला लगा हुआ था। हम लोग कहाँ जाएं? यह कहते हुए सभी वापस होने के लिए मुड़े ही थे कि ऊपरी मंजिल पे
मानसी को किसी साये के गुजरने की छाया दिखाई दी। वह चिल्लाई, ये देखो ऊपर में कौन है? दरवाज़ा बाहर से बंद है तो फिर अंदर कौन है? सभी डर गए और वापस ही हो रहे थे कि दरवाज़ा चरमरा कर अपने आप खुल गया। वातावरण में साए साए की आवाज़ बहुत भयानक स्थिति उत्पन्न कर रही थी। झींगरों की आवाज़ कानों को छेद रही थी। सभी मूर्तिवत बस वहीं खड़े के खड़े ही रह गए। अंदर से एक आवाज़ आई, यहाँ तक पहुंचकर वापस कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अंदर आओ, तुम्हारा ही इंतज़ार हो रहा है। रवि, विजय आपस में फुसफुसाते हुए बोले कि रात्रि में किसी अनजान घर में जाना क्या ठीक होगा? नील भी पता नहीं कहाँ चला गया। तेजस तो घबराया हुआ था ही। ऐसे माहौल में वह स्थिर नहीं रह सका, पर घर के अंदर से आने वाली आवाज़ों को वे लोग इग्नोर भी नहीं कर सके और सबके सब अंदर घुस गए। जैसे ही सब अंदर गए, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। प्रिया और मानसी तो एकदम डर गई। अंदर कमरे की हालत देखकर उन लोगों को अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हुआ, क्योंकि कमरा रोशनी से जगमगा रहा था और चारों तरफ सुसज्जित अवस्था में था। सुनसान जगह पर जहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, वहाँ पे ऐसी स्थिति का होना ताज्जुब की बात लग रही थी। यह हम लोग के साथ क्या क्या हो रहा है? हम लोग यहाँ मस्ती करने आए थे, ना कि अपनी जान जोखिम में डालने। बाहर इतना अंधेरा, अंदर इतनी रोशनी, मकान जर्जर अवस्था में, पर अब अंदर सारी व्यवस्थाएं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक से कमरे की लाइट चली गई। अब तो अंधेरे में सबके खून जमने लगे। एक दूसरे का हाथ पकड़कर सब दरवाजे की ओर बाहर निकलने के लिए बढ़े, पर दरवाज़ा तो बाहर से बंद था। प्रिया तो रोने लगी और चिल्ला चिल्ला कर दरवाज़ा पीटने लगी। कौन है यहाँ? हमें जाने दो। क्यों रोका है? हमसे क्या चाहिए तुम्हें? सारे प्रश्न हवा में तैरने लगे। तभी कमरे जगमगा उठा। क्यों परेशान हो रहे हो तुम सब? इधर देखो अपने पीछे। सब आवाज़ की दिशा में घूमे और अपनी जगह से उछल पड़े। अंदर एक सोफे पर बैठा हुआ था नील। उसे देखते ही सभी गुस्से से भर गए। तुम तो हम लोग के साथ थे, फिर अचानक से गायब कैसे हो गए? फिर इस घर में तुमने कब प्रवेश किया? यहाँ तो ताला जड़ा हुआ था। सबके सवालों को सुनकर वह हंस पड़ा। उसकी बत्तीसी चिंगारी का काम कर रही थी। नील, अरे अरे, यह सब सवालों को किनारे करो और मुझे बताओ कि यह सरप्राइज कैसा लगा? तेजस, तुमने तो हमारी जान ही सुखा दी थी। वैसे हम लोग होटल से कितनी दूर आ चुके हैं? नील, वहाँ पहुँचने की चिंता मत करो तुम सब। मैं हूँ ना तुम सबको वहाँ पहुँचाने के लिए। आखिर मंजिल तुम सबकी वही तो है। मानसी चिढ़ कर बोली, तुम हमेशा दो मतलब क्यों निकालते हो किसी बात के? सीधे सीधे नहीं बोल सकते क्या? नील, अब यह सब छोड़ो, चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। अंदर के कमरे से एक 40-50 साल का आदमी बाहर निकला। उसे देखते ही सबके मुंह से एक साथ निकला, अरे सर आप, और यहाँ? सामने दृश्य ही सबके लिए उम्मीद से परे था। जिस बात को 10 साल पहले दफना दिया गया था, आज वही सबके सामने आ गया। सबका चिल्लाना तो अपेक्षित था ही। समीर, सर आप तो अचानक से गायब ही हो गए। सभी जगह यही बात फैली हुई थी कि आपने अपना सब कुछ त्याग कर अपने छोटे भाई के नाम कर दिया। क्योंकि आपके परिवार में आपका अपना कोई नहीं था, इसलिए सभी को विश्वास भी हो गया। कोई भी सुराग किसी को नहीं मिला। सब आपको बहुत याद करते थे। आप यहाँ मनाली में इस सुनसान जगह पे क्यों रह रहे हैं? नील, ओहो, अरे जरा सब्र भी कर लो। तुम लोग के सारे सवालों के जवाब जल्द ही मिल जाएंगे। मैंने कहा था ना कि तुम सबको जो दिखाऊंगा उसे देखकर तुम्हारी ज़िंदगी में नए मोड़ आ जाएंगे। असल में बात यह थी कि शहर के जाने माने बिजनेसमैन रघुवीर सहाय एक बहुत ही जिंदा दिल और धनी आदमी थे। कई शहरों में उनकी प्रॉपर्टी थी। रघुवीर सहाय और राजवीर सहाय दो सगे भाई, पर दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। रघुवीर सहाय की कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी ने बच्चे के गम में बिस्तर पकड़ लिया और भगवान को प्यारी हो गई। ये 6 लोग इन्हीं की कंपनी में काम करते थे।
कंपनी पे दोनों भाइयों का समान अधिकार था, पर राजवीर कंपनी को बेचना चाह रहा था। एक विदेशी कंपनी इनकी कंपनी को टेक ओवर करना चाह रही थी, पर रघुवीर सहाय को यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। इस बात पे अक्सर दोनों भाइयों के बीच कहासुनी हो जाती। रघुवीर सहाय के नियंत्रण में जब तक ऑफिस रहा, वहाँ काम करने वाले लोगों को कभी परेशानी नहीं हुई। उनका अपने कर्मचारियों के साथ हमेशा दोस्ताना व्यवहार रहा। इन्हीं का नाम सुनकर तो हम लोग वहाँ काम कर रहे थे, पर एक दिन अचानक से पता चला कि दोनों भाइयों ने कंपनी बेच दी। रघुवीर सहाय शहर के एक जाने माने नाम थे। उनकी कंपनी की कोई भी बात अखबार की सुर्खी बन जाता। ये बात लोगों को पची नहीं। दबी जबान से जितनी मुंह उतनी बातें चलती रहती। फिर एक दिन इन सब पर पहाड़ गिर गया जब राजवीर का बयान सबके सामने आया। ना कि चौंकाने वाला, बल्कि विश्वास ना करने वाला भी। रघुवीर सहाय को प्रॉपर्टी से विरक्ति हो गई थी, क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे। पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया, इसलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति राजवीर सहाय के नाम कर दी और खुद कहीं चले गए। यह बात करीब 10 साल पुरानी हो गई है। रघुवीर सहाय कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, वे जीवित हैं या नहीं, किसी को नहीं पता। ये बयान देने के करीब 3 महीने बाद ही राजवीर सहाय ने उनके बंगले भी हथिया लिए। रघुवीर सहाय के समय की बहुत सारी पॉलिसियां भी बदल गई थी। यह बात बिल्कुल सही है कि चढ़ते सूरज को सब कोई नमस्कार है। रघुवीर सहाय के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि उनके परिवार के नाम पर उनका कोई नहीं था। सबने इस बात को सही मान लिया और यह किस्सा ही बंद हो गया। इस तरह से रघुवीर सहाय की कहानी यहीं पे खत्म हो गई। विजय, पर आपने ऐसा क्यों किया सर? अपने पुरखों की ज़मीन को यूं ही मटिया मेट होने के लिए छोड़ दिया और खुद यहाँ अपने आज से भागकर अकेले रह रहे हैं। आपको तो बखूबी पता ही था ना कि आपके भाई के मंसूबे क्या हैं। कंपनी बिकने पर कंपनी के कर्मचारियों की छटनी शुरू हो गई। मैन पावर को कम करके कंपनी के प्रॉफिट पे बस ध्यान दिया जाने लगा। राजवीर ने तो कंपनी ऐसे भी बेच दी थी, इसलिए कोई सरोकार तो रहा नहीं। हमें काम की ज़रूरत थी, इसलिए कम पैसों में भी हम काम करते ही रहे। अब तक ना कोई फैसिलिटी और ना ही कोई इंक्रीमेंट मिला। बीच में लॉकडाउन पड़ गया और काम को छोड़ने का रिस्क हम सब नहीं ले सकते थे। इसी कारण से आज हम सब इसी कंपनी में हैं। कम बजट की टिप के कारण हमने मनाली घूमने का प्लान बनाया और पता नहीं कैसे इस होटल में पहुंच गए। तेजस, शहर में तो यह बात भी दबी जबान में फैली हुई थी कि रघुवीर सहाय ने फ्रॉड का काम किया था और अपनी बदनामी ना हो इसलिए सारी प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम कर दी। सर, आप यहाँ मनाली में क्या कर रहे हैं, और वो भी इतने पुराने मकान में? विजय, सर आपकी अच्छाइयों ने बहुतों का भला किया है। आप तो कितनी जगह चैरिटी भी करते थे, फिर भी आपने अपने जीवन के अंतिम क्षण को ऐसे अकेले बियावान जंगल में बिताना क्यों मंजूर किया? सबके सवाल पूरे कमरे में गूंज रहे थे, इंतजार में अपने जवाब पाने के लिए। रघुवीर सहाय यंत्रवत चलते हुए आगे आए। सबसे पहले उनके मुंह से यह निकला कि बच्चों, तुम लोग का यहाँ स्वागत है। मेरे लिए सबसे सुखद बात तो यही है कि तुम सबके जेहन में आज भी मेरा अस्तित्व है। आवाज़ सुनकर सभी चौंके, क्योंकि आवाज़ ऐसी लग रही थी मानो बहुत दूर गहरी खाई से आ रही हो। तेजस ने रघुवीर जी की तरफ ध्यान से देखा। वह पता नहीं किस दिशा में देख रहे थे। उनकी आँख की पुतली भी स्थिर थी, चेहरे पे बिल्कुल भाव शून्यता। सभी को यह देखकर बहुत हैरानी हुई। फिर उनकी आवाज़ पूरे कमरे में गुंजायमान होने लगी। रघुवीर सहाय ने बोलना शुरू किया। मेरी और मेरे भाई के विचार कभी एक मत नहीं हुए। उसकी महत्वाकांक्षा हमेशा बढ़ती रहती थी। उसने मेरे पे दबाव बनाना शुरू किया कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए मैं सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर कर दूं। मेरे अकेले होने का उसने फ़ायदा उठाना चाहा था। अभी तुम लोग जिस कंपनी में काम कर रहे हो, उस समय यह कंपनी नंबर 1 पे चल रही थी। कई इन्वेस्टर इसमें अपना पैसा लगाना चाह रहे थे। कितनी कंपनियां तो इसे टेक ओवर भी करना चाह रही थी,
पर मैं इस बात के लिए कभी सहमत नहीं हुआ। अंत में जब उसने देखा कि घी सीधी उंगली से नहीं निकल रही है तो उसने उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। एक दिन सुबह सुबह राजवीर के बड़े बेटे का फ़ोन मेरे पास आया। बहुत घबराई हुई आवाज़ थी। मेरा दिल भी थोड़ा पसीज गया। उसने बोला कि पिताजी की तबीयत रात से ही कुछ ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं क्या बड़बड़ाते जा रहे हैं। मुझे भी लगा कि ज़रूर कुछ सीरियस बात होगी, तभी मुझसे आया है कहने। एक भाई का प्रेम सभी असहमत विचारों में भारी पड़ गया। मैं दौड़ते हुए उसके घर गया। वहाँ जाकर देखा तो सचमुच में वह बीमार लग रहा था। मुझे देखते ही फफक फफक कर रोने लगा और मेरे गले लग गया। उस समय मुझे थोड़ा भी अंदेशा नहीं था कि इन आंसुओं के पीछे एक गहरी साजिश काम कर रही थी। उस दिन से मेरी बहुत आवभगत होने लगी उसके घर। हर काम मेरे से पूछ के किया जाता। मैं भी हर दिन राजवीर का हाल चाल लेने उसके घर चला जाता। किसी ने सच ही कहा है कि सांप की दोस्ती कभी ठीक नहीं होती, क्योंकि वह अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। राजवीर की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण उसके सारे पेपर वर्क मैं ही कर रहा था। एक तरह से मैं आंखें मूंद कर विश्वास करने लगा। यहाँ तक कि कंपनी के सारे अधिकार भी उसने मुझे दे दिए, मतलब फैसले लेने का। मैं भी आत्मविभोर हो रहा था उसके बदलाव को देखकर। एक रात यूं ही अपने कमरे में टहल रहा था और राजवीर के बदलाव के बारे में सोच सोचकर मन ही मन पुलकित होने लगा। चलो, मेरे बाद राजवीर प्रॉपर्टी की बहुत अच्छी तरह देखभाल कर लेगा। तभी फ़ोन की घंटी बजी। राजवीर की पत्नी घबराई हुई आवाज़ में रोए जा रही थी। मैं एक पल भी देरी किए बिना उसके घर पहुंच गया। देखा तो राजवीर पता नहीं क्या क्या बड़बड़ किए जा रहा था। मुझे देखते ही एकदम से शांत हो गया। दिल को तसल्ली मिली उसे ठीक देखकर। राजवीर की पत्नी ने एहसान के रूप में मेरे पैर ही छू लिए। तभी एक दूसरे कमरे से राजवीर का बेटा एक फाइल लेकर मेरे पास आया। मैंने उसकी तरफ प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा तो उसने बोला कि फाइल के अंदर के पेपर पे सिग्नेचर करना है। बड़े पापा तो अब हर काम आपसे ही करवाते हैं ना। मैंने फाइल को लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि लाइट चली गई। मैंने उससे कहा भी कि यह फाइल मुझे दे दो, कल सुबह मैं पढ़कर उस पर साइन कर दूंगा। पर उसने अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर बिना पढ़े उस पर साइन करवा लिया और मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल कर दी। इस बात पे समीर सर की तरफ देखने लगा और उनके कहने का आशय समझने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ रघुवीर साहब पता नहीं किस दिशा में बस देखे ही जा रहे थे। फिर उनकी कहानी आगे बढ़ने लगी। अगले दिन अचानक से राजवीर की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई। उसके तेवर ही बदल गए। अब तो वह मेरी कुछ नहीं सुनता था। जब मैंने अपने अधिकार की बात कही तो ऐसे हंसा मानो मैंने कोई जोक मार दिया हो। फिर उसने जो मुझे दिखाया उससे मुझे ही अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ। मेरा अपना खुद का भाई इतनी बड़ी साजिश का शिकार मुझे बना लेगा, मैं सोच भी नहीं सकता। इस काम में पूरा का पूरा परिवार ही शामिल था। तेजस सर, पर आप नील को कैसे जानते हैं? रघुवीर जी, अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई है। इसके आगे की कहानी अगले भाग में।